वेलकम टू पीएनबी माइंड पॉट चैनल। दोस्तों, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर वैकल्पिक विषय ऑप्शनल पेपर के रूप में आपने इतिहास लिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। ऐसे समान तौर पर सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि शब्द को सीखना, उसके अर्थ को जानना और सही से प्रयोग करना तो सबके काम का चीज़ है। अगर आप समान अध्ययन का भी आपको आवश्यकता पड़ रही है, वहाँ भी आंसर राइटिंग लिखना है और इतिहास सेक्शन है, तो उसके लिए भी ये आवश्यक हो जाता है कि इस वीडियो को देख लिया जाए। चलिए, मैं एक एक करके वर्ड समझाता हूँ। ऐसा वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास जो इतिहास के स्टूडेंट हैं, जो आंसर लिख के दिखाते हैं, उनके मार्क्स तो 30 के आसपास आते हैं, लेकिन उनका मार्क्स बढ़े इसके लिए कई टिप्स देना होता है। उसी क्रम में ये शब्द, जो इतिहास की शब्दावली हैं, उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, 1857 का विद्रोह। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, 1857 के विद्रोह के बारे में तैयारी करते हैं और ये पूछता भी है, अक्सर पूछते रहता है। कई बार हम लोग हर 500 का अगर हम आंसर राइटिंग लिखते हैं तो उसमें हर बार विद्रोह विद्रोह ही लिखते हैं, कभी कभी स्वतंत्रता संघर्ष लिखते हैं। तो विप्लव भी लिख सकते हैं वहाँ पर। अब क्या मतलब है, समझ लीजिए हर वर्ड को। विद्रोह का मतलब है विधिमान सत्ता या निष्ठा का विरोध करना। दूसरा भी मतलब है दल के नेता के विरुद्ध या उसकी आज्ञा के विपरीत आचरण करना। तभी तो इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सिपाहियों के जो सीनियर हैं, उनके जो जूनियर हैं, वो विरोध में आ जाते हैं, जूनियर लोग विरोध में आते हैं। मंगल पांडे जूनियर थे। अब एक और मीनिंग, स्थापित रीति नीति व्यवस्था के विरुद्ध बगावत करना और बागी होना। निश्चित रूप से पहले तो सिपाहियों ने विद्रोह किया था, लेकिन बाद में कई लोग शामिल हो गए, काफ़ी लोग शामिल हो गए, और उन्होंने अंग्रेजी सत्ता, जो अंग्रेजी व्यवस्था थी, जो उनकी नीति थी, उसके विरोध में उन्होंने अपना बगावत शुरू कर दिया। तो ऐसे में 1857 का जो विद्रोह है, निश्चित रूप से सही वर्ड का इस्तेमाल कहा जा सकता है कि 1857 के लिए हम जो वर्ड विद्रोह यूज कर रहे हैं वो सही है, यानी 1857 के बगावत के लिए विद्रोह का वर्ड यूज करना चाहिए। चलिए, अगला वर्ड है विप्लव और परिद्रोह सॉरी, विप्लव और परिद्रोह। एक साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस शब्द का जो अंग्रेजी है वो इंसरेक्शन, इंसरेक्शन जो है, दोनों का ही एक ही मीनिंग है इंग्लिश में, इंसरेक्शन। विप्लव का मीनिंग क्या है हिंदी में? असैनिक प्रशासन के विरुद्ध सशस्त्र बगावत, असैनिक प्रशासन के विरुद्ध सशस्त्र बगावत। तो निश्चित रूप से सबसे पहले तो सिपाही विद्रोह हुआ, सैनिक शासन के विरुद्ध हुआ, लेकिन बाद में जो काफ़ी लोग शामिल हो गए और जो वर्तमान व्यवस्था थी, जो अंग्रेजी प्रशासन थी, जो असैनिक अंग्रेजी प्रशासन थी, उसके विरुद्ध भी उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो विप्लव भी कह सकते हैं। अगला है परिद्रोह, सरकार के विरुद्ध चारों ओर से संगठित सशस्त्र कार्रवाई। अगर चारों ओर से सशस्त्र कार्रवाई हो तो वहाँ पर हमें परिद्रोह शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अब आपके मन में आएगा, सर क्रांति क्या हुआ, क्या 1857 वाले को क्रांति लिख सकते? कभी कभी नहीं, पर्यायवाची शब्द के रूप में भी हम लोग क्रांति वर्ड यूज नहीं करेंगे 1857 के लिए। क्यों नहीं करेंगे, मीनिंग जानिए इसका। स्थापित सरकार, क्रांति का तो रिवोल्यूशन होता है अंग्रेजी। स्थापित सरकार या राजनीतिक व्यवस्था को बल प्रयोग द्वारा उखाड़ फेंकना, शासन में बल प्रयोग द्वारा आमूल चूल परिवर्तन। तो ये जो प्रयास तो किया गया था, स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में माना भी जाता है। प्रयास ये किया गया था राजनीतिक व्यवस्था को बल प्रयोग द्वारा उखाड़ फेंका जाए और बल प्रयोग द्वारा आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। लेकिन उस छोटे अर्थ में क्रांति है, लेकिन बहुत बड़े अर्थ में क्रांति नहीं कह सकते हैं। तो अगर आप एक अपना लॉजिक दे करके, चूँकि 1857 का विद्रोह हुआ, उसमें कई परिवर्तन हुए, सोच में परिवर्तन हुआ, लोगों में एकजुटता आई, हिंदू मुस्लिम एकजुटता आई, तो उस तरह से लॉजिक देने के बाद कह सकते हैं कि यह एक तरह का क्रांति था। बट समान तौर पर उसको नहीं कहना चाहिए। अब है क्लासिकी युग या श्रेण्य युग। ठीक है, क्लासिकी युग या श्रेण्य युग। अब इसका क्या मतलब होता है ये मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि इसके पहले मैं जो समझाया हूँ आप लोग ज़रूर समझ रहे होंगे। अगर आपको इंटरेस्ट होगा कि सर और डिटेल बताइए और वर्ड को लाइए, तो आप बताइए, हमें कहिएगा, मैं ज़रूर करूँगा। अब क्लासिकी युग को समझना क्यों ज़रूरी है? इसका हिंदी होता है श्रेण्य युग। कई बार जो आंसर राइटिंग करते हैं तो चित्रकला या विभिन्न साहित्य की बड़ाई करनी होती है और तुलना करना होता है। ऐसे में जब भी तुलना कीजिए, किसी प्रश्न को लिखिए तो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, कई उसमें एंगल होना चाहिए। जैसे आप भारत का ही लिख रहे हैं तो उसकी तुलना विदेशों से, यूरोप के इतिहास में जो चित्रकला है या जो साहित्य है उससे तुलना कर सकते हैं, और क्लासिकी युग जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए मैं मीनिंग बता दूं। ललित कलाओं और साहित्य की विशिष्ट शैलियों के लिए प्रसिद्ध, प्राचीन यूनान और रोम का युग विशेष, मतलब युग विशेष है, उस समय का जो युग है, इसमें ललित कलाओं और साहित्य की विशिष्ट शैलियों
का प्रयोग खूब सारा किया जा रहा है वहाँ है। अगर हम भारत में आ जाएं, भारत में बात करें, तो श्रेणी युग का मतलब है, इसका सीधा मतलब है गुप्त काल से, क्योंकि गुप्त काल में ऐसा ही आप देखने को देख सकते हैं आप कि काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था कलाओं का, साहित्य का विकास हुआ था। चलिए मैं गुप्त काल को अच्छे से बता दूं इसको। भारतीय इतिहास के संदर्भ में गुप्त काल को श्रेणी युग कहा जाता है, जिसमें श्रेण वास्तु, श्रेण मूर्तिकला तथा श्रेण साहित्य की सृष्टि हुई। इस काल की सभी ललित कलाएं अपनी अभूतपूर्व प्रगति, नैसर्गिक सौंदर्य अभिव्यक्ति, सरलायुक्त सादगी और कलात्मक संतुलन के लिए प्रसिद्ध है। मतलब नैसर्गिक सौंदर्य अभिव्यक्ति, सरला सरलता युक्त सादगी और कलात्मक संतुलन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया हो कि क्लासिकी युग क्यों है गुप्त काल और वहाँ प्रयोग करना चाहिए शब्द का, और तुलना करते समय आपको यूनान से तुलना करना चाहिए। अब है स्मारक, स्मारक सिक्का। स्मारक सिक्का क्या होता है? सिक्के का प्रयोग तो आप लोग जानते ही होंगे, और कई बार जो अभी आप लिखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, तो साक्ष्य के तौर पर सिक्कों को गिनाते कि भाई सिक्के मिले थे, तो केवल हर जगह सिक्का सिक्का नहीं रहते हैं, लेकिन कभी कभी स्मारक सिक्का भी शब्द का प्रयोग, सामान्य तौर पर सिक्का लिख के आगे बढ़ने से अच्छा है कि स्मारक सिक्के का भी कहीं कहीं प्रयोग कीजिए। मीनिंग जान लीजिए। स्मारक सिक्का मतलब घटना विशेष के उपलक्ष्य में प्रचालित सिक्का, घटना विशेष के उपलक्ष्य में प्रचालित सिक्का, किसी विशिष्ट व्यक्ति की याद में प्रचलित सिक्का, तो वहाँ पर आपको स्मारक सिक्के का शब्द का प्रयोग आपको करना चाहिए। अब परिषद में आते हैं, राज्य परिषद में तो होता क्या है कि परिषद तो तब भी होता था जब राजतंत्र था, और आज भी जब प्रजातंत्र है तभी परिषद का प्रयोग होता है। तो राजतंत्र वाले जो लिखते हैं, यानी कि आंसर जो लिखते हैं, उसमें भी सब लोग परिषद ही लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, तो उसके पहले भी परिषद था। अब वहाँ पर केवल परिषद लिखने से अच्छा है, क्योंकि क्रांति के पहले वहाँ राजतंत्र था, क्रांति के बाद भी था, लेकिन मुख्य रूप से हम क्रांति के पहले की बात कर रहे हैं, वहाँ राजतंत्र था। तो वहाँ जब परिषद की बात करेंगे तो राज परिषद शब्द का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा सटीक होगा। आप समझ रहे हैं मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? ज़्यादा सटीक हो, अप्रोप्रिएट वर्ड आप यूज कर सके, ताकि परीक्षा को लेके नहीं, स्टूडेंट्स अच्छे ढंग से पढ़ा है, इस चीज़ों को समझ रहा है और बेहतर से बेहतर प्रस्तुतिकरण चाहता है। अब एक वर्ड और बता दूं मैं, बर्तीनिया सरकार। कई बार लोग जो नए नए होते हैं नहीं जानते कि बर्तीनिया सरकार क्या होता है। मीनिंग जान लीजिए। ब्रिटिश कालीन भारत में भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा बर्तीनिया सरकार के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता था, यानी कि ब्रिटिश सरकार के लिए शब्द प्रयुक्त होता था। यह उल्लेख है कि उन दिनों अधिकांश उच्चाधिकारी अंग्रेज होते थे, और वे इस शब्द का प्रयोग अपने मूल देश ब्रिटेन की सरकार के लिए किया करते थे। अब समझ गए होंगे, यानी कि ब्रिटिश सरकार के लिए है, लेकिन आप किसी भी जो आंसर है उसमें आप बार बार ब्रिटिश सरकार लिख रहे हैं, अंग्रेजी सरकार लिख रहे हैं, तो कभी कभी बरतानिया सरकार भी लिख दिया कीजिए। मैं समझता हूँ कि ये आपका ये जो वीडियो है आपके लिए उपयोगी होगा। कुछ व्यवधान टेक्निक लाए होंगे उसके लिए सॉरी, बट कोशिश मेरी यही है कि आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, उचित शब्दों का प्रयोग करें, और जब भी वाक्य बनाए, और काफ़ी चूँकि आंसर 500 शब्दों का है, तो उसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते चलें, और सटीक उसका मीनिंग हो वहाँ पर बैठे, तभी तभी आपको अच्छे अंक आएंगे। धन्यवाद। इससे जो लाभ हुआ है बताएंगे, और भी इसका डिमांड कर सकते हैं तो करेंगे, और शेयर जरूर कर देंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, और टच कर लेंगे किसको, बेल को टच कर लेंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूनिक यूनिक मैं वीडियो लाता हूँ, और डिमांड के अकॉर्डिंग होता है। बहुत सारा वीडियो बनाना मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा वीडियो इसके लिए बनता है ताकि आपकी कोई समस्या उसका समाधान हो सके। थैंक यू।